चलो हमारे पास टारगेट ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो टेक्निकल के जितने भी पार्ट है 36 37 पार्ट उन सबको सीक्वेंस वाइज एज वेल एज जो हमारे पास प्रीवियसली कभी भी नहीं पढ़े गए हैं उन सभी को भी हम रिकॉर्डेड पार्ट में एज वेल एज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 इज द सर्किट फंडामेंटल। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत ही आराम से, और ऐसा सुनना है, एक बार में ही ऐसा सुनना है कि आपके याद हो जाए बस, है ना। तुरंत घर के लिए नहीं रखना है या फिर रिविजन के लिए बाद में नहीं रखना है। ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको अगर साथ ही साथ लिखते होगे तो देन वेरी वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड। और अगर आप साथ ही साथ नहीं लिख पा रहे हो और आपको जो है लगता है कि मुझे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो नोट मत करिएगा, क्योंकि अभी जो सर्किट का पार्ट है इसमें बहुत सारे हम जो एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, तो उनको जो है सॉल्व जरूर करना है आपको, ये बात ध्यान रखना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट की अभी जो पीडीएफ होगी वो तो हम आपको एप्लीकेशन में देंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास इसके रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं, नॉर्मल डाउट्स है, इन चैट ऑप्शन यू कैन ट्राई मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा डाउट है तो आप सिंपली क्या करिएगा, लास्ट में हैंड रेज हम करवाएंगे एट द एंड ऑफ लाइव क्लास, उसमें नोट करके रखिए कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट था, तो हम वॉइस चैट के थ्रू भी इसको सॉल्व कर देंगे। सो लेट स्टार्ट द क्लास। देखिएगा जरा प्लीज हमारे पास यहाँ पर, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमारे पास मेन जो हमारे पास टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, वो हमारे पास यही दिए हुए हैं, 7 टॉपिक है। एक जीरो रेफरेंस लेवल है, चेसिस ग्राउंड है, ओम्स लॉ है, उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। देन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा लीनियर रेजिस्टेंस। नॉलेज लीनियर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल में अगर सेल्स को लगाया जाए वो क्या होगा, और इन सब की रिगार्डिंग कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें जो है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सॉल्व कर पाए। हम फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, हम जो है कन्वेंशनल प्रॉब्लम भी करेंगे, हम जो है यहाँ पर जो है एमसीक्यू भी करेंगे। तो बीच में मैंने पहले आपको बता दिया हैंड रेज नहीं करना है, मैं हैंड रेज ऑफ कर रहा हूँ, है ना। अभी बीच में हैंड रेज तो बिल्कुल ही मत करिएगा, ठीक है ना। हैंड रेज का तो ऑप्शन मैं हटा ही रहा हूँ, है ना, लास्ट में मैं एक्टिव कर दूंगा। अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पर हमारे पास जो है जीरो रेफरेंस लेवल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द जीरो रेफरेंस लेवल? जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इस तरह से, ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में मैं वेरियस पॉइंट शो कर देता हूँ। वेरियस पॉइंट्स क्या, जैसे मान लीजिए ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पर R1 वोल्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ पर VS वोल्टेज को कंसीडर करें तो हमारे पास जो है, पहले तो हम KVL लगा ही देते हैं, है ना। KVL अगर हम लगाएं तो यहाँ पर आपके पास कभी भी KVL लगाना, आपको ये बेसिक चीजें तो मालूम होगा, है ना। हालांकि KCL KVL हमारे पास थर्ड चैप्टर है, उसको भी हम वापस वहां पर जो है ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें KCL KVL तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो जो भी हमारे पास पोलरिटी होती है रेजिस्टेंस में, हमेशा प्लस टू माइनस इस तरह से चलते हैं। और करंट मान लीजिए आई फ्लो हो रहा है, तो केवीएल हम क्या लगाते हैं, VS माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2 माइनस आई इंटू R3 इक्वल टू 0। VS इक्वल टू क्या आ जाता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अल्टीमेटली हमारे पास है क्या, IR1 IR2 IR3 है क्या, रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और रेजिस्टेंस V3 R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है। अल्टीमेटली ये हमारे पास V1 V2 V3 है जो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द जीरो रेफरेंस लेवल। जीरो रेफरेंस लेवल क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट शो कर दिए जाते हैं, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है ना। आपको अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट B पॉइंट एंड व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट C पॉइंट, व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट D पॉइंट, व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट A पॉइंट, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कैसे मेजर करें एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कन्वेंशन क्या यूज करने चाहिए। वोल्टेज जो है बी पॉइंट पे कितना होगा, इसको हम मेजर करेंगे, सही बात है। क्या करोगे, वोल्ट मीटर लाओगे, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जो है ना बी पॉइंट पे रख दोगे, दूसरा टर्मिनल कहाँ रखोगे, दूसरा टर्मिनल रेफरेंस पॉइंट पे रखोगे। अब रेफरेंस कुछ तो मानना पड़ेगा ना।
आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी आप रेफरेंस मान सकते हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी रेफरेंस मान सकते हो, किसी रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट भी रेफरेंस मान सकते हो। दैट मीन्स हमारे पास रेफरेंस लेवल क्या शो करता है, रेफरेंस लेवल मतलब एक रेफरेंस पॉइंट किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास, चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल रेफरेंस पॉइंट पे कनेक्टेड होता है और उस रेफरेंस पॉइंट को हम जो है जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं। जीरो पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो किस पोटेंशियल पे चला गया, जीरो पे चला गया ना, जीरो वोल्टेज लेवल पे चला गया और उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट के वोल्टेज को मेजर करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो रेफरेंस लेवल। If reference point considered at zero voltage, then it is said to be zero reference level, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों केस डिस्कस करेंगे, जीरो रेफरेंस लेवल के तीन केस हो सकते हैं। इफ बैटरी या सप्लाई सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल जो है जीरो रेफरेंस लेवल हो, पॉजिटिव टर्मिनल जीरो रेफरेंस लेवल हो, या रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट जो है वो जीरो रेफरेंस लेवल। तो तीनों केस डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, इफ बैटरी या सोर्स, मैं बैटरी लिख रहा हूं, आप वोल्टेज सोर्स लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, है ना। इफ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड एट या जीरो रेफरेंस लेवल, शॉर्ट में लिख रहा हूं ZRL, जीरो रेफरेंस लेवल, अगर इसको आप कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, पहले हम एक 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने मान लीजिए R ले लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आपने R ले लिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R ले लिया, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट शो कर देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि ए पॉइंट पे वोल्टेज बताओ, बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, सी पॉइंट पे क्या होगा वोल्टेज, है ना, डी पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारे पास है ना। अब हम सबसे पहले क्या करें, रेफरेंस वगैरह सब बाद में देखेंगे। आपके पास चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेफरेंस मानो, नेगेटिव टर्मिनल रेफरेंस मानो, या मिड पॉइंट रेजिस्टेंस का रेफरेंस मानो, ये सब बात की बात है। पहले हमें सर्किट में एक स्टेप पहले से परफॉर्म करके रखना है। क्या परफॉर्म करके रखना है, स्टेप फर्स्ट हमें ये परफॉर्म करके रखना है कि फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कैसे हम मेजर करें। तो ये केसीएल के थ्रू करो या केवीएल के थ्रू करो, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो केवीएल ज्यादा लगाना सही रहेगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। आपको वोल्टेज डिवीजन रूल जानते हैं क्या सभी, वोल्टेज डिवीजन रूल की भी सेपरेटली बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आगे काम आने वाला है, ठीक है, ये भी हमारे पास आगे काम आएगा। क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल क्या रहता है, V1 इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो भी अप्लाई कर रहे हो, रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, है ना। टोटल रेजिस्टेंस लिख दे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं R टोटल, ठीक है। मतलब ये आप सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ लगेगा, जब हमारे पास जो सर्किट सीरीज में होगा, VS इंटू R2 अपॉन RT और V3 इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, VS इंटू R3 अपॉन RT, ये सही रहेगा। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, विजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, अभी देखो जरा प्लीज, Vs इंटू R1, अगर R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे Vs/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी Vs/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी Vs/3 आ जाएगा, मतलब तीनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले केस को फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस क्या बोलता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी पहले हम नेगेटिव वाला ले लेते हैं क्योंकि जनरल एसी को प्रेफर करते हैं। व्हेन इफ बैटरी नेगेटिव टर्मिनल इज कंसीडर्ड एट जीरो रेफरेंस लेवल, नेगेटिव टर्मिनल है उसको अपन जीरो रेफरेंस लेवल पे ले लेते हैं। ठीक है, मतलब डी पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा ना उसका लेवल कितना हो गया, वीडी कितना हो गया,
यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द वोल्टेज एट डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल आप यहाँ रखोगे, दूसरा भी इसी पॉइंट पे रख रहे हो रेफरेंस लेवल पे, तो आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वोल्ट मीटर एक्चुअली मेजर क्या करता है, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। हम एक तो 0 रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, है ना, जिसको भी रेफरेंस माना, और दूसरा जिस पॉइंट पे भी आपको वोल्टेज मानना है, ए पॉइंट पे मानना है, बी पॉइंट पे मानना है, सी पॉइंट पे मानना है, जो कैलकुलेट करना है उसके टर्मिनल पे रखते हैं। अभी यहाँ पे देखो जरा प्लीज, यहाँ पे हमने पता कर लिया कि सभी के अक्रॉस हमारे पास 4-4 वोल्ट आ रहा है। अब आपको पूछा जाएगा कि ए पॉइंट पे वोल्टेज बताओ, तो ए पॉइंट पे वोल्टेज बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, ए पॉइंट से स्टार्ट होना है और सीधा पहुंचना है ग्राउंड तक, केवीएल लगाना है। तो स्टेप सेकंड में आपके पास अप्लाई केवीएल फ्रॉम कंसिडर्ड पॉइंट, जो भी आप पॉइंट कंसिडर करो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, जिस पे आपको कैलकुलेट करना है, टू द 0 रेफरेंस लेवल पॉइंट, है ना, 0 रेफरेंस पॉइंट तक आपको क्या करना है, केवीएल लगाना है। आप यहाँ पे वीए कैलकुलेट करना है, वीए कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से केवीएल लगाना स्टार्ट कर दो। केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, वीए माइनस वी1, सेकेंड टर्मिनल लेते हैं ना, फिर सेकेंड टर्मिनल क्या, माइनस वी2, और फिर माइनस वी3 इक्वल टू क्या, माइनस 0 लिखो, माइनस 0 के बाद इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, माइनस 0 मतलब 0। इस वीडी पोटेंशियल कितना है, वीडी पे पोटेंशियल आपका 0 है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस वीडी इक्वल टू 0। वीए पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वी1 प्लस वी2 प्लस वी3, आपके पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12 वोल्ट। मैं थोड़ा सा आपको जो है बड़ा लूप फॉलो करके बता रहा हूँ, आप छोटा सा लूप भी फॉलो कर सकते हो, इधर भी चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप इधर से चलोगे, वी ए सेकेंड साइन क्या है, माइनस 12 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। बस आपको पहले साइन लगा के रखने हैं ना, ये बात ध्यान रखना, फिर लूप लगाना, केवीएल का लूप लगाओगे तो वी ए कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। अब मैं बोलूँ वीबी बताओ, तो वीबी के लिए हम यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला, ये यहाँ ग्राउंड तक जाना, ग्राउंड तक है, ये ध्यान रखना, जाना आपको ग्राउंड तक ही है। अगर किसी एक पॉइंट पे पूछा है तो ग्राउंड होगा दूसरा टर्मिनल, दो पॉइंट के बीच में पूछा है, मान लीजिए ए और सी के बीच में पूछ ले, तो फिर ए से सी तक आप जो है केवीएल लगाओगे, है ना। किसी एक पॉइंट पे पूछा है तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, ऑटोमेटिक ग्राउंड होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट वो मेंशन ही नहीं कर रहा है ना, तो मेंशन नहीं कर रहा है तो भाई साहब रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। तो हम जो है, मान लीजिए बी पॉइंट पे वोल्टेज पूछा, तो बी पॉइंट पे आप यहाँ से केवीएल लगाओगे, बी पॉइंट के लिए आपके पास क्या होगा, वोल्टेज एट बी पॉइंट, ये वी ए कैलकुलेट किया हमने, और वी बी कैलकुलेट अगर आपको करना है तो वी बी माइनस वी टू माइनस वी थ्री, और रेफरेंस मतलब वी डी कितना है, 0 पे, उसको लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, वी बी इक्वल टू वी टू प्लस वी थ्री, दैट इज कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 दैट इज कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा, है ना, 8 वोल्ट आ जाएगा। अब मैं पूछूं आपको वीएसी बताओ, तो वीएसी में जो है रेफरेंस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, वीएसी में तो ए से सी तक आपको जो है केवीएल लगाना है। तो वीएसी के लिए आप कैसे फॉलो करोगे, वीएसी के लिए फॉलो करोगे यहाँ से यहाँ तक का लूप, ये वाला फॉलो करोगे। अगर मैं आपको पूछूं वीएसी कैलकुलेट करो, तो वीएसी कैसे कैलकुलेट करोगे, वीएसी के लिए यहाँ पे वोल्टेज है वीए, यहाँ पे है वीसी, वीएसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वीए और वीसी, ए और सी टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन को कैलकुलेट करना है। चलो लूप लगाते हैं, क्या आ जाएगा, वीए माइनस वी वन माइनस वी टू, आगे बढ़े, वीए माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या आ गया, वीए इक्वल टू वी वन, सॉरी, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट, है ना। वी ए माइनस वी सी मतलब वी ए सी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किए थे, अब क्वेश्चन में 2 पॉइंट पहले से मेंशन है, तो फिर हमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं, अगर नहीं मेंशन है तो फिर तो सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट हो गया जिसमें हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या रखा, 0 रेफरेंस लेवल रखा। अभी केस फर्स्ट क्लियर है क्या, बताइएगा जरा प्लीज। हाँ, नेगेटिव को ग्राउंड मानोगे बाय डिफॉल्ट, ये पहला केस है ना। अगर हाँ, हम जनरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आगे उसमें पहला केस को ही मानते,
लेकिन भाई साहब आपके केवीएस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल को भी अगर ग्राउंड मान लिया और रेजिस्टेंस किसी रेजिस्टेंस के मिड पॉइंट को भी ग्राउंड मान लिया, तब दिक्कत हो जाएगी, तब आपके सारे कंसेप्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाला केस तब नहीं चलेगा, है ना। तब हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम जो है केस सेकंड की तरफ जाते हैं। केस सेकंड हमें क्या बोलता है, चलो केस सेकंड डिस्कस करते हैं। इफ बैटरी positive terminal consider as जीरो रेफरेंस लेवल, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं वापस। प्लस माइनस 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर, फिर रेजिस्टेंस आर हमारे पास है, और फिर रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर आर आर। सबसे पहला स्टेप क्या है, अभी हम रेफरेंस नहीं मानेंगे, सबसे पहला स्टेप तो हम यही है कि हम केवीएल लगा के, पहला स्टेप वही है एस सेम एस प्रीवियस, फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता करते हैं, तो 12 वोल्ट है, सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, डायरेक्टली बता दोगे कि 4 वोल्ट तीनों में बराबर डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है 4 वोल्ट है, ठीक है। पोलरिटी थोड़ा ढंग से लगाना, क्योंकि करंट हमेशा किधर से बाहर निकलती है, प्लस माइनस। रेफरेंस किसी को भी मानो, करंट हमेशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से ही बाहर निकलेगी, किसके, सोर्स की, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से ही बाहर की तरफ निकलेगी। रेफरेंस किसी को भी मानो, चाहे पहला केस हो, दूसरा केस हो, या तीसरा केस हो, ये ठीक बात है। और करंट जहां से रेजिस्टेंस में एंटर करती है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझते हैं। क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें पहला टर्मिनल अपन पॉजिटिव रखते हैं, दूसरा नेगेटिव रखते हैं। इसका कारण ये है कि करंट हमेशा जो है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। मान लीजिए अगर आपके पास करंट इधर साइड जा रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट जो है लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, माइनस मतलब माइनस होना चाहिए। इसीलिए जो है अपन पहले जो है करंट जो है जहां पर भी जिस एलिमेंट में एंटर करे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में एंटरिंग साइन हम प्लस लेते हैं, है ना। तो अभी हम जो है केस फर्स्ट कर दिया, स्टेप फर्स्ट कर दिया। स्टेप फर्स्ट में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल गया, V1 V2 V3 सभी कितने आए, 4 वोल्ट है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑलरेडी, ठीक है। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में हमें क्या पूछा है वो देखते हैं। स्टेप सेकंड में ये बोला कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप जीरो रेफरेंस लेवल, मतलब जीरो रेफरेंस लेवल मतलब यहाँ पे आपने 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। आपको पूछा गया व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो आपको जो है केवीएल लगाना है। कहां तक लगाना है, एक टर्मिनल दिया है ना, तो दूसरा टर्मिनल कौन सा होगा, रेफरेंस वाला होगा, ठीक है। तो आपको जो है केवीएल लगाना है, ठीक है। ए पॉइंट का ए पॉइंट के साथ वोल्टेज मतलब कितना हो गया, 0 वोल्ट, उसको तो सोचने वाली बात ही नहीं है हमारे पास। बी पॉइंट का इसके साथ वोल्टेज क्या होगा, तो बी पॉइंट का वोल्टेज इसके साथ यही होगा। आपको क्या लगाना है, यहाँ से केवीएल लगाना, यहाँ से यहाँ की तरफ जाओगे, बी से जो भी पॉइंट है उससे ग्राउंड की तरफ जाओगे, उससे ग्राउंड की तरफ जाओगे। तो चलो रवाना हुए, बी से इधर जाओगे, सेकंड साइन लेते हैं, +4 फिर -0 इक्वल टू 0। तो VB कितना आ गया, -4 वोल्ट आ गया। VB कितना आ गया, -4 वोल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट पे वोल्टेज पूछ लिया। सी पॉइंट पे आप फिर यहाँ से रवाना हुए और ग्राउंड तक पहुंचोगे, ठीक है। इधर से भी जा सकते हो कि सर मैं इधर वाला रास्ता लूंगा, आपकी मर्जी है जो रास्ता लो, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। आप इधर से जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VC +4 फिर +4 और फिर -0 इक्वल टू 0। VC इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 वोल्ट आ जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर डी पॉइंट पे अगर आपको पूछा जाए वोल्टेज क्या है, तो छोटा वाला ही पाथ फॉलो कर दो, बड़ा क्यों फॉलो करना, हमें तो यही लूप फॉलो कर देते हैं। डी पार्ट पे क्या हो गया, VD +12 -0 इक्वल टू 0। VD इक्वल टू कितना आ गया, -12 वोल्ट आ गया, है कि नहीं। अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पे -12 वोल्ट आया है, VD इक्वल टू कितना आया, -12 वोल्ट आया है। और यहाँ पे आपको जो है जीरो रेफरेंस लेवल आपने यहाँ माना ना, तो आपके पास यहाँ पे जो है 0 वोल्ट माना,
ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली 0 वोल्ट है बड़ा -12 वोल्ट से, ठीक है, ये बात है। एक बात बताओ कि हमने रेफरेंस है ना पॉजिटिव टर्मिनल को माना ना, तो बाकी सारे वोल्टेज जो है वो कैसे आए, नेगेटिव आए, है ना, बाकी सारे कैसे वोल्टेज आए, नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को रेफरेंस मानोगे तो बाकी सारे नेगेटिव ही आएंगे ना, क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होगी जीरो से दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ जब उनकी वैल्यू जीरो से भी कम हो, है कि नहीं। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। अब देखो जरा प्लीज, हमें अगर आपको पूछ दिया जाए बी और डी पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या है, तो बी और डी की पॉइंट के बीच में हमारे पास वोल्टेज यहाँ से ये लूप फॉलो करेंगे, ये वाला ना। अगर आपको पूछा जाए वीबीडी बताओ, तो वीबीडी में तो वीबी से वीडी तक ही जाना है, ठीक है, हम देख लेते हैं। वीबी से वीडी की तरफ जाना है तो देख लेते हैं क्या है, लूप लगाएंगे। वीबी वीबी -4 फिर -4 माइनस वी डी इक्वल टू 0, वी बी माइनस वी डी इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 वोल्ट, और वी बी माइनस वी डी दैट इज वी बी डी। वी बी डी कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। तो ये आप बोल सकते हो कि बी और डी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, 8 वोल्ट है। वैसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो वीबीडी, वीबी माइनस वीडी, वीबी माइनस वीडी तो वीबीडी होगा। वीबी पे -4 वोल्ट है, इस पे -12 वोल्ट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, -4 और -12 का, इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास प्लस का 8 वोल्ट, ठीक है, ये होगा। समझ में आया क्या। तीसरा केस और भी हमारे पास ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है, जिसमें हमारे पास जो है और ज्यादा सीखने को मिलेगा। सेकंड केस क्लियर है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। देखो आपके एज इट इज ऐसे क्वेश्चन बनेंगे केवीएस में, आपको जो है पिन पॉइंट बताएंगे केवीएस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। केस थर्ड हम बात करते थे, इफ एनी midpoint of any resistance is considered as zero reference level। वही डायग्राम लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे मान लीजिए +-12 वोल्ट है, इस बार रेजिस्टेंस को जो है ना ऐसे सीरीज में लगा देते हैं, ये ऐसे इस तरह से है, तो वो भी सीरीज में पहले लगाया था फिर बाद में लगाया था, लेकिन यहाँ से हम जो है तीनों को इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। ये आर है, ये आर है। स्टेप फर्स्ट क्या है बताओ, जीरो रेफरेंस लेवल मानने से पहले स्टेप फर्स्ट हमारे पास वही रहेगा, फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। V1 V2 V3 कितना आ गया था हमारे पास, 4 वोल्ट, ये है। अब रेफरेंस लेवल आप किसी को मानो, वो हम बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, तो ये भी ए पॉइंट रहेगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आया नहीं, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट, है ना, ये डी पॉइंट। अब देखो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट को अपन जो है यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर दिया, या ग्राउंड कर दिया मतलब इसको ZRL मान लिया, जीरो रेफरेंस लेवल मान लिया। तो एक बात बताओ जरा, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है ना, यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट है, यहाँ पे भी इस पूरे रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट है, पूरे रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट है। बीच में आपने ग्राउंड ले लिया तो आधा आधा डिवाइड कर दो, +-2 वोल्ट +-2 वोल्ट, इस तरह से हाफ डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ +-2 वोल्ट, फिर +-2 वोल्ट, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक है।
और यहाँ पे कर देते हैं ग्राउंड। ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, फिर प्लस माइनस 2, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, और ये बी पॉइंट हमारे पास था ही। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट था। अब देखो जरा प्लीज, अब अगेन हमें पता करना है वीए पे वोल्टेज कितना है, वीबी पे वोल्टेज कितना है, और वीसी पे वोल्टेज कितना है, और वीडी पे वोल्टेज कितना है। अब आप कमेंट करके बताओ, अब मैं नहीं समझा रहा। अब फटाफट देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 1 मिनट का टाइम है, जरा ट्राई करो। कैसे करोगे? केवीएल लगाओगे। कहां से कहां तक? ए पॉइंट से। अगर वीए कैलकुलेट करना है तो वीए से लेके जेडआरएल तक, है ना। वीबी पे पता करना है तो सबका आंसर एक साथ ही देना, एक एक, एक करके मत देना। वीए, वीबी, वीसी, वीडी, सबका आंसर एक साथ आ जाए। आंसर बताओ जरा। चलो आप चेक कर लीजिएगा ऐसा आया कि नहीं आया। वीए के लिए यहां से यहां तक ग्राउंड तब गए, ये पहला लूप है। वीए -4 -2 -0 इक्वल टू 0। वीए इक्वल टू कितना आ गया? 6 वोल्ट। वीबी के लिए यहां से यहां तक गए, दूसरा वीबी -2 -0 इक्वल टू 0। वीबी इक्वल टू कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। थर्ड जो है हमें वीसी कैलकुलेट करना है, उसके लिए इधर गए थर्ड, वीसी +2 -0 इक्वल टू 0। वीसी इक्वल टू कितना आ गया? -2 वोल्ट। और फोर्थ वाला हमें क्या कैलकुलेट करना है? वीडी। तो हमारे पास ये फोर्थ वाला पाथ है, वीडी +4 +2 -0 इक्वल टू 0। वीडी इक्वल टू क्या आ गया? -6 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ वीएसी। वीएसी मतलब वीए वाला, वीए माइनस वीसी, ये कैलकुलेट करके बताना। क्या लूप फॉलो करोगे? इधर वाला, ये वाला लूप फॉलो कर दो, ये फिफ्थ वाला करिए जरा। बहुत ही बढ़िया सागर जी, बहुत बढ़िया। 6 2 -6 -2 कितना आ गया? 8 वोल्ट आ गया। सही बात, बहुत ही बढ़िया। वी ए माइनस वी सी लूप लगाओगे, वीए -4, फिर -2, फिर -2, फिर -VC इक्वल टू कितना आ गया? 0। VA माइनस VC इक्वल टू आ गया 8 वोल्ट। VAC इक्वल टू 8 वोल्ट। सही बात है, ये हो गया हमारे पास जीरो रेफरेंस लेवल। अब सेकंड टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तीनों केस कर दोगे? स्टेप ध्यान रखना, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट पहले पता कर लेना, फिर मर्जी है जो रेफरेंस मानते हो। ठीक है, चलो, है ना। आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है चेसिस ग्राउंड ना। चेसिस ग्राउंड को देखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, बहुत इजी है।
इसका कोई इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है, इट इज थ्योरेटिकल टर्म, जैसे चेस जीरो रेफरेंस लेवल है उसी की तरह है। सबसे पहले हमें ये समझना है ये चेसिस क्या होता है ना। चेसिस ग्राउंड तो अपन बाद में कर लेंगे उसको। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको एक सर्किट, एक प्लेट या फिर किसी भी चाहे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट हो, उसके ऊपर प्लेस करते हैं। आपने देखा होगा, पीसीबी देखी होगी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है तो वो जो है हमारे पास कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, है ना, और कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे प्लेस करते हैं, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल की कोई भी प्लेट होगी तो उसको हम चेसिस बोलते हैं। चेसिस मींस कंडक्टिंग मटेरियल की जो सीट होगी या प्लेट होगी, कंडक्टिंग मटेरियल की जो सीट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं, कॉल्ड चेसिस। तो आप देखिएगा जरा प्लीज, जैसे हमारे पास ऐसा बोला जाए, अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो चेसिस नहीं होगा। ध्यान रखना, कैसी मटेरियल की सीट होनी चाहिए, हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल की सीट होनी चाहिए। अब कंडक्टिंग मटेरियल सीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को पुट कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को जब पुट करते हैं ना, तो उस कंपोनेंट का जो वोल्टेज है वो किसी ग्राउंड के रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो इस चेसिस को ही क्या करते हैं, ग्राउंड बना देते हैं। इस चेसिस को ही हमारे पास जीरो पोटेंशियल पे कंसीडर कर देते हैं। भाई जो भी इसके ऊपर हमारे पास रखा हुआ कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ए बी सी डी, यहाँ पर जो भी है हमारे पास, उस कंपोनेंट का वोल्टेज अगर आप विद रेस्पेक्ट टू मेजर करना चाहोगे तो दूसरा टर्मिनल हम चेसिस के ऊपर ही रख देते हैं ना, सीधा चेसिस के ऊपर रखा और वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर कर लिया। तो चेसिस ग्राउंड का मतलब ये हो गया, if conducting material sheet is considered at zero potential, that is called the chassis ground। क्लियर है ना। ये एक थियोरेटिकल टर्म है, जैसा जीरो रेफरेंस लेवल है उसी की तरह आप चेसिस ग्राउंड आप जो है मेटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल पार्ट है उसको मान रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओम्स लॉ। उसको हम डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ में हमारे पास ये तीन टर्म डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या होगा, आप सभी जानते हैं ना। ओम्स लॉ यही बोलता है हमारे पास कि आपके पास कोई भी दो टर्मिनल है ए और बी किसी भी रजिस्टिव पार्ट के, तो उस रजिस्टिव पार्ट में जो भी ए और बी टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो होगी, इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा वी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये करंट फ्लो होगी। ऐसा भी बोल सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i के अकॉर्डिंग हम जो है एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को बोला जाता है r। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, शायद अगर आपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑल आर कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो साई इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पांचवा हमारे पास चैप्टर है पैसिव एलिमेंट्स, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो फिर ये कांस्टेंट आ जाता है कैपेसिटेंस, सी आर एल सी ऑल आर द कांस्टेंट। हम जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास दो कोई भी कंसीडर्ड रेजिस्टेंस है या फिर आपके पास पाथ है, उसमें फ्लो होने वाली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंसीडर्ड टर्मिनल्स। तो यहाँ पर हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i या v इक्वल टू आई आर। आप यहाँ से जो i कैलकुलेट करना चाहते हो, i इक्वल टू v बाई आर, अगर आप r कैलकुलेट करना चाहते हो तो v बाई आई, ऐसे कर सकते हो। तो ये आप जो है फॉर्मूला यहाँ से यूज कर सकते हो एज पर द न्यूमेरिकल जो आपको पूछा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कि ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। इसको हर कहीं अप्लाई कर दोगे क्या आपकी मर्जी आए जैसे, है ना, ऐसा नहीं है। आपके पास जो है इसमें कुछ कंडीशन होती है। एक तो एक फिजिकल कंडीशन होती है। फिजिकल कंडीशन क्या होती है
कि ओम्स लॉ तभी अप्लाई होगा ना जब आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो। क्या नहीं चेंज हो? टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है भाई साहब कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। कंडक्टिंग मटेरियल हैव द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ ही गया तो वो कांस्टेंट कहां से रहेगा भाई साहब? कांस्टेंट तो रहेगा ही नहीं, और कांस्टेंट नहीं रहेगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो एप्लीकेबिलिटी कंडीशन यही है, फिजिकल कंडीशन जो है कौन सी, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल हो गया। ये तो हमारे पास फिजिकल कंडीशन हो गई। अब इलेक्ट्रिकल कंडीशन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंडीशंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंडीशन जो है वो कंडीशन कौन सी है? पहली है कि सर्किट शुड बी लीनियर। नॉन लीनियर तो होना ही नहीं चाहिए। सर्किट जो है वो कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। दूसरा, सर्किट में यूनिलेटरल एलिमेंट नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बाइलेटरल एलिमेंट होने चाहिए। और तीसरा, आपके पास वो सर्किट में ना तो सेमीकंडक्टर पार्ट होना चाहिए, ना ही इंसुलेटर पार्ट होना चाहिए। ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंडक्टर्स। ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 100%। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉन लीनियर एलिमेंट्स, यूनिलेटरल एलिमेंट्स और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स, इन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल किसके लिए? इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल में क्या लिखोगे? इनको हम समझ लेते हैं, डिटेल से समझेंगे। अभी तो केवल हमारे पास यही देख रहे हैं कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा। नॉन लीनियर सर्किट होगा उसमें नहीं अप्लाई होगा। अगर आपके पास यूनिलेटरल है तो उसमें नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आपके पास सेमीकंडक्टर आ जाता है या इंसुलेटर आ जाता है, वहां पर भी ये नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इन सभी जगह पे ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है। तो हम जो है पहले यहाँ समझते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है। ऐसा हमारे पास सिलेबस में भी है, लीनियर एंड नॉन लीनियर का क्या मतलब है। लीनियर एंड नॉन लीनियर की डेफिनेशन बहुत ही नॉर्मल वे में आप ऐसा बोल सकते हो कि लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन आपके पास नॉर्मल वे में यही होगी कि अगर आप किसी भी सर्किट में एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ, चाहे वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली उसी फेज में बढ़ती जा रही है ना, सेम सेम रेशियो में बढ़ती जा रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियरिटी बोलेंगे, है ना। ऐसा हमारे पास देखने को मिलता है। लीनियरिटी का मतलब क्या हो गया? एक बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है कि इफ वन क्वांटिटी ऑफ द सर्किट इज इंक्रीज, अदर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग इन सेम वे, सेम प्रोपोर्शन। जितना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो उतने ही प्रोपोर्शन में करंट बढ़ रहा है, तो लीनियर सर्किट होगा। और ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा हमारे पास लीनियरिटी कहाँ कहाँ फॉलो होती है? एग्जाम्पल के रेजिस्टिव है, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इन सब में जो है हमारे पास लीनियरिटी फॉलो होती है ना। ठीक है। इन सब में वोल्टेज और क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है आपके पास, है ना। जैसे आपके पास कैपेसिटेंस में आप क्या लोगे? चार्ज और वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पे लीनियरिटी फॉलो होगी। वोल्टेज और करंट मत ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई पैरामीटर क्या होंगे? फ्लक्स लिंकेज और करंट। यहाँ पे एक्स वाई पैरामीटर क्या होंगे? चार्ज और वोल्टेज। और रेजिस्टेंस के लिए एक्स वाई पैरामीटर क्या है? वोल्टेज और करंट, है ना। हर जगह वोल्टेज और करंट मत लिखना। अगर वोल्टेज और करंट ले लोगे, तो अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में ले लोगे, वहां पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंडीशन आएगी। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंडीशन लीनियर ग्राफ नहीं आता, वहां पे तो एक्सपोनेंशियली राइज और एक्सपोनेंशियली डिके आता है। वो लीनियरिटी की कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। इसलिए समझदारी से यूज करना कि एक्स और वाई पैरामीटर कौन से होंगे। ये भी हमें सोचने वाली बात है, हर जगह कहीं रटना नहीं है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये हमारे पास कैसे लीनियर एलिमेंट है। ये डेफिनेशन होगी बहुत नॉर्मल वे में। अभी हमारे पास कई कई बार जो है इस डेफिनेशन को, लीनियरिटी को और ब्रॉड वे में डिफाइन किया जाता है। ब्रॉड वे में लीनियरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? ब्रॉड वे हमें ये बोलता है कि हमारे पास जो है कोई भी सर्किट या कोई भी एलिमेंट लीनियर होगा तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी दो कंडीशन है? कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में अर्णव जी, लास्ट में मुझे रिमाइंड करिएगा, है ना। जो भी डाउट है नोट करके रख लीजिएगा।
कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी को मालूम है क्या? यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सुपरपोजिशन, वेरी गुड। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना चाहिए। सुपरपोजिशन को आप जो है दो तरीके से बोल सकते हो। सुपरपोजिशन, जो भी एलिमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो लीनियर होगा। सुपरपोजिशन में भी दो आ जाती है, एक तो मल्टीप्लिसिटी आ जाती है और एक एडिटिविटी आ जाती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसमें आप वोल्टेज को 2 गुना मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया, तो करंट भी 2 गुना मल्टीप्लाई होके बढ़नी चाहिए। एडिटिविटी का मतलब ये है कि आपने पहले V1 सोर्स था, करंट I1 आ रही थी, अब V2 सोर्स और लगा दिया तो करंट आपके पास I2 आ रही है। अब अगर दोनों सोर्स एक साथ लगा दिए V1 और V2, तो जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो I1 प्लस I2 आना चाहिए, मतलब जैसा भी इनकी पॉलरिटी हो उसके हिसाब से आना चाहिए। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो होगा एडिटिविटी प्रॉपर्टी होता है या मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी होता है, इसको अपन लीनियर बोलते हैं, है ना। तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया। नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा? नॉन लीनियर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, मल्टीप्लिसिटी और एडिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट मींस इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है सुपरपोजिशन कंडीशन। तो सुपरपोजिशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। और दूसरा नॉन लीनियर में आपको एग्जांपल के लिए बता दो, नॉन लीनियर में एग्जांपल के लिए आपके पास नॉन लीनियर के एग्जांपल क्या रहेंगे? नॉन लीनियर के एग्जांपल रहेंगे, जैसे अभी हमें तो केवी इस एग्जाम के लिए डील करना है, तो इसमें ज्यादा नॉन लीनियरिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? डायोड में। डायोड में वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ट्रांजिस्टर में वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ट्रांजिस्टर कौन से, बीजेटी ले लो, एफईटी ले लो, मॉसफेट ले लो, सब में नॉन लीनियरिटी रहेगा। तो हर जगह आपके पास नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हो आप, तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आता है? इस तरह से आपके पास नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, करंट वर्सेस वोल्टेज, इस तरह से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। तो ये नॉन लीनियरिटी को शो करता है। हाँ, एक स्मॉल पोर्शन लीनियर हो सकता है, वो एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज ओके, लेकिन इन ब्रॉड वे हमारे पास टोटल आप कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करोगे, दैट इज नॉट लीनियर, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहाँ अप्लाई होगा? डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह जहां लगे हुए होंगे ना उस सर्किट में ओम्स लॉ नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? यूनिलेटरल, बाइलेटरल। बाइलेटरल यूनिलेटरल कौन से होंगे? बाइलेटरल हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अगेन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस बाइलेटरल होंगे। और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मतलब बाइलेटरल का मतलब ये होगा कोई भी एलिमेंट ऐसा हो, है ना, नेक्स्ट पेज पे समझा देते हैं। बाइलेटरल का मतलब क्या होगा? कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट इधर से फ्लो करवाओ कि इधर से फ्लो करवाओगे, V इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? IR ही रहेगा। यहाँ पे भी वोल्टेज V इक्वल टू IR रहेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज क्या रहेगा? V इक्वल टू IR रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही नहीं रही है विदाउट, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है। तो bilateral element, the element which property does not depend upon the direction of current, that is the bilateral element, है ना। लेकिन किसी अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसे एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करवाओगे डायोड में, तो ये क्लोज स्विच की तरफ वर्क करेगा, है कि नहीं। और डायोड में अगर आप करंट फ्लो करवाओगे, जैसे मान लीजिए कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करवाओगे, जैसे इधर करंट फ्लो करवाओगे तो क्लोज स्विच, इधर करंट फ्लो करवाओगे तो आपके पास क्या होगा? ओपन स्विच होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो चेंज हो गई। तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया, इट इज नॉट बाइलेटरल, ठीक है। बट डायोड हो गया हमारे पास, या फिर आप जो है एफईटी बोल दो, मॉसफेट बोल दो, या बीजेटी बोल दो, डायोड, ट्रांजिस्टर, अगेन सेम एग्जांपल। तो लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल का मतलब समझ गए। बाकी आप जानते हैं मटेरियल्स तीन टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और यहाँ पर हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे ओम्स लॉ नहीं लगता है, ओनली ऑन द कंडक्टर्स पे एप्लीकेबल होगा, सही बात है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पहले ही कर चुके हैं इसका, ओम्स लॉ का कैसा होना चाहिए? लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हमारे पास जो है 5 टॉपिक कवर होते हैं: ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। लास्ट वाला टॉपिक वेरी इजी, सेल्स एंड सीरीज एंड पैरेलल।
अगर सेल जो है सीरीज और पैरेलल में लगाएं तो हमारे पास किस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। एनर्जी एंड पावर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। है ना, 1 मिनट है, आप होल्ड करिएगा, मैं ना 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलो एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। एनर्जी के बारे में हम क्या बात करें, जैसे हमारे पास 1 मिनट एनर्जी, एनर्जी एंड पावर, वॉइस क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लो, क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? ठीक, आगे बढ़ते। एनर्जी का मतलब सिंपल सा है, हमारे पास वर्क डन है ना, एनर्जी का मतलब वर्क डन है हमारे पास। और वर्क डन जो है हमारे पास इस तरह से, जैसे आप वर्क डन कैसे करते हो, इसको कई तरीके से डिफाइन किया गया है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनेगा वही हम डिस्कस करने वाले हैं। कई तरीके से डिफाइन किया गया, एक तो पोटेंशियल की जब हम डेफिनेशन देते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया वर्क, जो आपका वर्क होगा वही हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से भी हम जो है वर्क डन की जो या एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो निकाल सकते हैं। क्या W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी। Q इंटू वी क्या होगा, मतलब अगर आपके पास Q इंटू वी के रेस्पेक्ट में वर्क डन या एनर्जी को डिफाइन करें तो आप ऐसा बोलोगे कि 1 वोल्ट का, सॉरी 1 वोल्ट अप्लाई करने पर वर्क डन इक्वल टू 1 कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप जो है जैसे मान लीजिए 1 वोल्ट या फिर 1 कूलम का जो चार्ज है उसको 1 वोल्ट अप्लाई करने पर जितना भी वर्क डन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 कूलम वोल्ट, या फिर उसको हम 1 जूल बोलेंगे। कूलम वोल्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। तो उसको एनर्जी की फॉर्म में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा डेफिनेशन जो होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेंथ का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर होता है। तो आपके पास अगर 1 जूल आपको डिफाइन करना है तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है आपके पास, उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो आप, इतना फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 1 मीटर तक ले जाओगे। 1 मीटर तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन एनर्जी बोलेंगे। ये दूसरी डेफिनेशन है। तो वर्क डन हमारे पास एक डेफिनेशन W इक्वल टू क्यू वी, और एक आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर का टर्म में F इंटू एल। तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, कभी भी आपको पूछा जाए जूल क्या होता है, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, ये भी बोल सकते हो। और 1 जूल लिखोगे तो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट और 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये रहेगा। दूसरा, इसमें हमारे पास एक और डेफिनेशन भी बोली जाती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं, ईवी में शो करते हैं। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ शो करते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा ना, वहां पे हम जो है एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट शो करते हैं, है कि नहीं। तो हमारे पास अगर हम इसको कंसीडर करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिलेशन होता है उसको आप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो, यही पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ, तो 1.6 इंटू
10⁻⁹ कूलम, यही होता है ना। तो अगर दोनों तरफ आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इधर कूलम है, इधर वोल्ट है, दोनों तरफ वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कूलम इनटू वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कूलम इनटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। अल्टीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर आ जाएगा। ये रिलेशन होता है। अगर आपको जूल दिया हुआ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता करना हो और 1 जूल आपके पास हमारे पास होगा, तो हमारे पास क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको आप देखोगे 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आप जो अगर जूल को आपको किस में चेंज करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों का रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। अब सेकंड हमारे पास देखते हैं पावर के बारे में। पावर इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जितना भी आपके पास वर्क डन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन पावर की टर्म में शो करते हैं। पावर हमारे पास यहाँ पर क्यों जरूरी है, तो हम जो यहाँ पर पावर अगर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सर्किट में, आपके पास P इक्वल टू वी आई यूज करो, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करो, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करो, मर्जी है जो फॉर्मूला यूज करो, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है, P इक्वल टू वी आई। इन दोनों की एप्लीकेबिलिटी कंडीशन होती है, इनको हर जगह नहीं यूज कर सकते। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वहीं यूज करो जब सर्किट पूरा आपको लगे कि पैरेलल सर्किट है। कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। और अगर आपको लगे कि सीरीज सर्किट है, तो P इक्वल टू क्या यूज करो, आई स्क्वायर आई यूज करो। जब आपको कुछ नहीं लगे, सीरीज पैरेलल सर्किट किसी भी टाइप का सर्किट हो, तो P इक्वल टू वी आई यूज करो। हाँ, अपनी मर्जी से हर जगह, कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये वाला तो हर जगह यूज कर सकते हो फर्स्ट वाला। सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना चाहिए पैरेलल सर्किट में, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। इसलिए हम जो है आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे सीरीज में, और वी स्क्वायर अपॉन आर वाला पैरेलल में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेल्स को अगर सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी सेल्स है, हम जो है सेल्स जनरली मैक्सिमम कितना वोल्टेज जनरेट करते हैं, 1.5 वोल्ट जनरेट करते हैं मैक्सिमम, है ना। अगर आपको जो है किसी भी बैटरी से आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो उन सभी सेल्स को आप क्या करो, सीरीज में कनेक्टेड कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट के आपने जो है 4 सेल जो है वो सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर दी 1.5 वोल्ट के, तो टोटल वोल्टेज आपको कितना देखने को मिलेगा, टोटल वोल्टेज जो है इन सब का एडिटिव हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, दैट इज द 6 वोल्ट। तो हमारे पास सीरीज एडिशन से क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन करंट रेटिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट रेटिंग क्या रहेगी, हमारे पास सेम रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, करंट रेटिंग कितना सेम रहेगा, इन चारों सेल में से C1 C2 C3 C4, इसमें से कौन सी करंट फ्लो होगी मालूम, इसमें से चारों सेल में से जो मिनिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, जिसकी मतलब करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी, उतनी करंट फ्लो होगी। जैसे मान लो सबसे वीक सेल है C4, तो C4 में मान लीजिए 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, बाकी सभी में आपके पास 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर। तो जो सबसे लोवेस्ट मिनिमम कैपेसिटी का आपके पास सेल होगा, मिनिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी का जो सेल होगा, उसी करंट रेटिंग के बराबर जो है इसमें से करंट फ्लो होगी। हालांकि सब में सेम करंट जाएगी, लेकिन जो है मिनिमम करंट रेटिंग वाले के बराबर होगी, है ना, ये ध्यान रखना, मिनिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, दूसरा आपके पास पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि पैरेलल में तो हमारे पास वोल्टेज सेम रहता है सेल्स में, लेकिन आपको अगर करंट रेटिंग बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी हो, करंट रेटिंग बढ़ानी हो, जैसे मान लीजिए टोटल करंट इस केस में क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से हो जाएगी। वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, और करंट रेटिंग आपके पास क्या हो जाएगी, करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पर करंट रेटिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो वहां पर हम यूज करते हैं। तीसरा केस है सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज भी कर दो और पैरेलल भी कर दो, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या बढ़ जाएगा बताओ, वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली आपके पास क्या बढ़ेगा, पावर रेटिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, पावर विल बी इंक्रीज। और इसका यूज जो है फिर आप कहाँ कर सकते हो, रेडियो एंड टेलीविजन रिसीवर में आप फिर इसका यूज कर सकते हो। सीरीज पैरेलल में हम जो है इसको कनेक्ट करके रेडियो और टेलीविजन रिसीवर में इसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास थियोरेटिकल पार्ट हो गया।
आगे हमारे पास जो है इसकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वही करिएगा, और जो आपको अलग से एक्सरसाइज देंगे वही करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये सर्किट है हमारे पास, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास सी पॉइंट है, उसको हमने ग्राउंड मान लिया है। करंट फाइंड आउट करो फटाफट। ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, बी पॉइंट पे वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, और वोल्टेज ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये बताना है। ये मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी, ये बताना है। क्या स्टेप करोगे? स्टेप फर्स्ट, फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा। बस करंट कैलकुलेट कर दो, V बाई आर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आगे आप करते रहो फटाफट, जल्दी से आंसर दो। फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो जरा प्लीज, वी ए क्या होगा, वी ए के लिए आप यहां से यहां लूप फॉलो करोगे तो क्या होगा, ये वाला लूप फॉलो करोगे तो क्या होगा आपके पास, वी ए -12 -0 इक्वल टू 0। वी ए इक्वल टू कितना आ गया, 12 वोल्ट। VBA का मतलब यहां से यहां तक की लूप, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, VB +12 माइनस वी ए इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा हमारे पास, VBA इक्वल टू आ जाएगा -12 वोल्ट। और वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी पॉइंट, बी तो ग्राउंड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, बी पॉइंट से इधर जाओगे ये कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट ही आएगा। डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, 0 वोल्ट बोल सकते हो। बी से ग्राउंड की तरफ आपके पास हमें ये आपको क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, है कि नहीं। हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास अगला डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखिए जरा। आपके पास मिड पॉइंट सी जो है उसको आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया 6 ओम रजिस्टर में। तो 6 ओम रजिस्टर में मिड पॉइंट को ग्राउंड करोगे तो थोड़ा सा अगर जूम करोगे ध्यान से तो यहाँ पर वोल्टेज हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट है, उसको डिवाइड करोगे आधा आधा, 6 वोल्ट ऊपर की तरफ, 6 वोल्ट किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब आपको बताना है पॉइंट ए पे वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट बी पे वोल्टेज बताना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन सी एंड बी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बतानी है। बताइएगा।
फटाफट कर लो। अरे अब तो टिप्स पे हो जाना चाहिए, जल्दी से केवीएल लगाया और काम खत्म। वीए का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पहला वाला क्या हो गया, वीए माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। वीए इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स। वीबी का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सेकंड वाला, वीबी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। वीबी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सिक्स। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीसरा लूप, वी ए माइनस सिक्स माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, अगला देखो, करंट थ्रू द पोर्शन सी एंड बी। सी और बी पोर्शन कौन सा है, सी और बी पोर्शन जो है हमारे पास ये सी मान लो, ये बी पोर्शन मान लो। कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, 6 वोल्ट का, और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको आधा आधा डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 ओम का होगा। इसमें से करंट कितनी जा रही है, इसमें से वही करंट जाएगी जो सर्किट से जाएगी, सीधी सी बात है। 6/3 कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगी। और करंट किधर से किधर की जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब सी से बी पॉइंट की तरफ होगी। तो सी पॉइंट टू बी पॉइंट की तरफ करंट जाएगी, और कितना जाएगी, 2 एम्पियर का करंट जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ए 100 ओम रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कितनी फ्लो करनी है, 0.15 एम्पियर। पावर रेटिंग बतानी है। एक 100 ओम का रजिस्टर है, उसमें 0.15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, पावर रेटिंग बतानी है। कितना होगा बताओगे, व्हाट शुड बी द पावर रेटिंग ऑफ द रजिस्टर। पावर रेटिंग जो होनी चाहिए, वो पावर रेटिंग जो है पावर डिसिपेशन से ज्यादा ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अदरवाइज जो है वो एलिमेंट जो है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। पावर डिसिपेशन या पावर कंज्यूम से ज्यादा होनी चाहिए। तो पावर कंज्यूम निकाल दो पहले। पावर कंज्यूम कितना होगा, इस केस में फॉर्मूला क्या लगाओगे, P बराबर आई स्क्वायर आर, 0.15 का स्क्वायर मतलब 0.0225 इंटू 100, ये आ जाएगा 2.25 वाट। 2.25 वाट आ गया। इसका मतलब पावर रेटिंग जो है वो 2.25 वाट से ज्यादा होनी चाहिए। और 2.525 वाट से ज्यादा मतलब आप जो है लगभग आप कितना मान लो, 5 वाट मान लो। तो पावर रेटिंग आपके पास कितना आएगा, लगभग आपके पास जो है 5 वाट का हम जो है कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस, तो वो इजीली जो है 0.15 एम्पियर करंट को जो है वो सहन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके बताइए। आपको जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे ग्राउंड किया गया है, 16 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। और ध्यान रखना, सी पॉइंट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, सी पॉइंट लोकेटेड है मिड ऑफ रजिस्टर आर। मतलब इस रेजिस्टेंस आर के आधी तरफ तो आपके पास ये वाला पोर्शन है सी से डी की तरफ, और आधे वाले की तरफ ये है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सी डी। अब ये भी बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी। करंट तो हमेशा जो है वो प्लस से बाहर ही की तरफ निकलेगी, ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन तो सी टू डी रहेगी। अब आपको पता क्या करना है, हमें पता करना है सी पॉइंट पे पोटेंशियल और डी पॉइंट पे पोटेंशियल। फटाफट पता करिए, आधा आधा डिवाइड होगा। अगर रेजिस्टेंस आर पॉइंट पे सी पॉइंट को आप मिड पॉइंट मानते हो तो आधा आधा डिवाइड होगा, 8 वोल्ट इधर होगा, 8 वोल्ट इधर होगा। पहला आपके पास सी पॉइंट से ग्राउंड जाना है, दूसरा आपको डी पॉइंट से ग्राउंड जाना है। फटाफट पता करो कितना होगा।
जल्दी बताओ। देखो कितना आ गया, वी सी प्लस 8 माइनस 0, वी सी इक्वल टू कितना आ गया, -8 वोल्ट। और दूसरा हमारे पास वी डी +8 माइनस 0 इक्वल टू 0, वी डी इक्वल टू आ जाएगा -16 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया है, देखो जरा प्लीज क्या बोला गया। इन फिगर द ग्राउंडिंग पॉइंट बी पॉइंट है ना इस तरह से लोकेटेड है कि ए पॉइंट से 1/3 रेजिस्टेंस कवर होता है। ए पॉइंट से कितना कवर हो जाता है, 1/3। देखिए जरा, ए पॉइंट से 1/3 रेजिस्टेंस कवर हो जाता है, मतलब R/3 रेजिस्टेंस इस रेंज में रहेगा, और इस रेंज में कितना रेजिस्टेंस रहेगा, 2R/3। ठीक है, ए पॉइंट से इसकी तरफ R/3 रेजिस्टेंस कवर होता है। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, ए पॉइंट पे बताना है, सी पॉइंट पे बताना है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बतानी है। तो करंट डायरेक्शन तो मैं पहले ही बता देता हूँ, प्लस से बाहर की तरफ निकलेंगे, सी से ए की तरफ, करंट का फ्लो किधर होगा, सी टू ए। ठीक है, बाकी आप बताओ जरा प्लीज। बाकी आप बताओगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट पता कर दो, इस रेजिस्टेंस के इस पार्ट में कितना वोल्टेज आएगा और इस पार्ट में कितना वोल्टेज आएगा। करंट इधर से एंटर कर रही है ना, तो प्लस माइनस आपने लगा दिया। अब देखो किस में कितना वोल्टेज आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस में इक्वल मिड पॉइंट पे होता है तो इक्वल वोल्टेज डिवीजन होता है ना, अब मिड पॉइंट पे तो है नहीं, 2R/3 इधर है, तो इधर ज्यादा वोल्टेज आएगा, है ना, और इधर हमारे पास कम वोल्टेज आएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि V इक्वल टू क्या है, IR। करंट तो सेम है, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा। तो वोल्टेज को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो 2/3 कर दो, एक 1/3 कर दो। अगर 12 का 1/3 करोगे, 12 का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, और 2/3 करोगे तो कितना आएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। 12 वोल्ट को आधा आधा डिवाइड कर दिया, मतलब 8 वोल्ट इधर है और 4 वोल्ट इधर है। अब आपको जो आंसर चाहिए वो ढूंढ लो फटाफट। देखिए जरा प्लीज क्या आएगा। क्या आएगा बताओ। ए पॉइंट पे चाहिए तो यहां से इधर आ जाओ ग्राउंड की तरफ, VA +4 -0 इक्वल टू 0, VA इक्वल टू आ जाएगा -4 वोल्ट। दूसरा आपको चाहिए सी पॉइंट पे ग्राउंड की तरफ आओ, VC -8, सेकेंड साइन लेते हैं, -0 इक्वल टू 0, VC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपने बताई दी थी, और VA और VC का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA - VC -4 और -8 कितना हो जाएगा, -12 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, जल्दी से कर लो। फाइंड द रीडिंग ऑफ मिली अमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट ऑफ फिगर। इसमें अमीटर की रीडिंग बतानी है। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट बताओ जल्दी से। करंट ऊपर से बाहर की तरफ निकलेगी, जल्दी बताओ। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 6/10K, रेजिस्टेंस किलो ओम में ही होंगे हमारे पास, तो करंट मिली एम्पियर में आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 0.6 मिली एम्पियर। इसमें फटाफट बताओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R इन द फिगर, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस इज 9 वाट। कोई भी रेजिस्टेंस है उससे पावर डिसिपेशन 9 वाट हो रहा है, तो आपको जो है उस रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फटाफट बताओ। ये सर्किट है आपके पास जिसमें 6 वोल्ट आपके पास और रेजिस्टेंस है R, ऐसा बना सकते हो। पैरेलल सर्किट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, P = V² अपॉन R।
P हमारे पास पता है कितना 9, V हमारे पास 6 स्क्वायर है, और R हमारे पास कैलकुलेट करना है 36/9 कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा क्या पूछा गया है यहाँ पे। ये व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे वोल्टेज क्या मिलेगा ये बताना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया गया है सेल का, और हर एक सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट है। हर एक सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। आपको फटाफट बताना है कि ए और बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा 1.5, और यहाँ पर भी वोल्टेज कितना रहेगा 1.5। तो ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। आपको जो है टर्मिनल पे कितना मिलेगा 3 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला बताओ जरा प्लीज, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बतानी है, फटाफट बताइए। करंट किधर जाएगी, ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट, और बी पॉइंट पे वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा ए टू बी, और करंट की वैल्यू क्या रहेगी VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। किसी भी रेजिस्टेंस में करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। अठारह माइनस 2 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 16/3, 16/3 एम्पियर। ठीक है, एक्चुअली ये 12 वोल्ट था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। 12 वोल्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6/3 दैट इज 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये करके बताओ। इन द सीरीज सर्किट ऑफ फिगर कंप्यूट द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का वोल्टेज, सी पॉइंट का वोल्टेज और डी पॉइंट का वोल्टेज चेसिस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है। चेसिस ग्राउंड मतलब ये जो जीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर किया गया है उसको अपन चेसिस ग्राउंड बोल रहे हैं, और ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। ये सर्किट है, देख लो फटाफट। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। पहले ग्राउंड को भूल जाओ, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा वो देखो, और उसके बाद स्टेप सेकंड करो। करो जरा। पोटेंशियल बताना आपको ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। बी ग्राउंड है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, 30 वोल्ट को डिवाइड करोगे 3 इक्वल रजिस्टर में, हर एक के अक्रॉस कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा ना। तो पहला स्टेप तो यही बोलता है फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, बाकी स्टेप तो हम बाद में लगाते हैं। फटाफट करो।
ए पॉइंट पे पहले ये लूप फॉलो करो, बी सी पॉइंट पे ये लूप फॉलो करो दूसरा, और डी पॉइंट पे ये तीसरा ये वाला लूप फॉलो करो, और ए और सी पे तो ये वाला लूप फॉलो करो चौथा। फटाफट करो। वी ए माइनस 10 0, वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। दूसरा वी सी प्लस 10 माइनस 0 इक्वल टू 0, वी सी इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। और तीसरा हमारे पास वी डी प्लस 10 माइनस 0 इक्वल टू 0, वी डी इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट। और चौथा हमारे पास जो रहेगा वी ए माइनस 10 माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। किसी को दिक्कत है तो बताओ, बस यही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन द नेटवर्क ऑफ फिगर कंप्यूट द पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी, सारे पॉइंट का पोटेंशियल बताना है और बताना है लास्ट में कि बी और सी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, बताइएगा। और रेफरेंस जो लिया है पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड लिया है, तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज देख लो पहले 10 वोल्ट, वही पिछला वाला सर्किट है, बस ग्राउंड टर्मिनल चेंज कर दिया। फटाफट बताओ। वी ए बताना है, वी बी बताना है, वी सी बताना है और वी डी बताना है। वी ए के लिए आप यहीं पहुंचो, वी बी के लिए ये वाला रास्ता, वी सी के लिए ये वाला रास्ता और वी डी के लिए, फटाफट करो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वी ए माइनस 0, वी ए इक्वल टू 0 वोल्ट, वी बी माइनस वी बी प्लस 10, वी बी इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, वी सी प्लस 10 माइनस 0 इक्वल टू 0, वी सी इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट, और वी डी प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0, वी डी इक्वल टू माइनस 30 वोल्ट। हो गया। बी और सी में से हायर पोटेंशियल किसका है बताओ। एक माइनस 10 वोल्ट है, एक माइनस 20 वोल्ट है। बी और सी में से हायर पोटेंशियल किसका है बताओ। अरे विकास जी, सी ग्रेटर नहीं है, वी बी ग्रेटर है। नेगेटिव में वैल्यू जो ठहरी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात बताओ जरा, ये जो सर्किट है इसमें करंट किधर जाएगी मालूम है आपको। प्लस माइनस करंट इधर जाएगी ना, ये करंट आई इधर प्लस से ऊपर की तरफ निकलेगी, इधर जाएगी, मतलब बी से सी की तरफ जाएगी। बी से सी की तरफ तभी जा सकती है जब वी बी किससे बड़ा हो, वी सी से बड़ा हो, है ना। अगर आपको आपने ये कैलकुलेशन नहीं भी की हो तो भी डायरेक्टली बता सकते हो, वी बी वी सी से बड़ा ही होना चाहिए। माइनस 10 वोल्ट जो है माइनस 20 वोल्ट से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं।
चेसिस ग्राउंड को हम कौन से पोटेंशियल पे एज्यूम करते हैं, फटाफट मैं आंसर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो बताइएगा। चेसिस ग्राउंड है, जब ग्राउंड ही बोल दिया तो उसको आप किस पोटेंशियल पे रखोगे, जीरो पोटेंशियल पे। ओम्स लॉ जो है रिलेशनशिप शो करता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। V बराबर क्या हो गया, IR हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। लीनियर रजिस्टर इज वन हुज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या, फटाफट बताओ। लीनियर रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या होता है, लीनियर रजिस्टर वह रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता हो, रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। टंगस्टन फिलामेंट, कोई भी टंगस्टन फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो कैसा एग्जांपल है, लीनियर का या नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का एग्जांपल है, बताओ जरा प्लीज। ये दो ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ। जो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसमें ये जो फिलामेंट लगा रहता है बल्ब के अंदर, वो कैसा एलिमेंट है, लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर नहीं है भाई साहब, वो लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ, क्योंकि टंगस्टन में जब भी करंट फ्लो करवाओगी, हीट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी। रेजिस्टेंस बार बार चेंज होगा, जब रेजिस्टेंस बार बार चेंज होगा तो वो कांस्टेंट ही नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो नॉन लीनियरिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, नॉन लीनियरिटी शो करेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके शायद एग्जाम में पूछा भी गया है ना, नॉन लीनियर रहेगा। बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, बेसिक यूनिट ऑफ वर्क एंड दैट ऑफ पावर इज, फटाफट बताओ जरा प्लीज। जूल, जूल और वाट, जूल एंड वाट, ठीक है। wattage of a device is given by the product of voltage and current. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, फटाफट बताओ। इज द यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, किसकी यूनिट होती है, वर्क डन या फिर आप एनर्जी बोलो। फॉर गेटिंग मोर करंट सेल शुड बी कनेक्टेड इन फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, सीरीज फॉर्म या सीरीज पैरेलल, पैरेलल ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स देखोगे क्या, ट्रू फॉल्स रहने दीजिए, आप कर दीजिएगा अपने आप। ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, जल्दी से आंसर देते जाइएगा। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं है, सीधे से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज कांस्टेंट, फटाफट बताओ। V इंटू क्यू, आई अपॉन वी, आई इंटू टी या V अपॉन आई। अब ये YouTube तो है नहीं जिसमें 10 सेकंड का डिले हो, ये तो ऐप की लाइव क्लास है, इसमें तो कोई डिले भी नहीं है, फटाफट आंसर दो। V अपॉन आई, the condition for the validity of Ohm's law is that current should be proportional to the resistance, temperature should be remain constant, temperature should be variable या all of the above। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पावर कैन बी if a current I drawn by the battery V connected across resistance R, power consumed by the battery is given by, एक कोई बैटरी है जो किसी रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, वो करंट फ्लो करवा रही है I, और बैटरी कितना पावर कंज्यूम करेगी ये इस फॉर्मूले से शो कर सकते हो आप।
वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अकॉर्डिंग टू ohms लॉ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ट्रू होगा, बताना। करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, current flowing through the wire is directly proportional to the resistance, current is directly proportional to potential difference, current flowing through the wire is inversely proportional to the potential difference. Which will be the right answer? कमेंट करके बताओ ohms law क्या बोलता है। थर्ड विल बी द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो जरा प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर किससे बना हुआ होता है, रेजिस्टिव पार्ट से बना हुआ होता है, नाइक्रोम से बना हुआ होता है, ज्यादा रेजिस्टिव पार्ट होगा। जब आप इसमें 60 वोल्ट अप्लाई करोगे तब कितना करंट जा रहा है, तब 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि व्हाट विल बी द करंट heater will draw if potential difference voltage is changed to the 127.5 वोल्ट। मतलब वोल्टेज को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 127.5 वोल्ट कर दिया गया। तो आपको बताना है उस केस में करंट कितनी जाएगी, है ना। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, बताइए जरा प्लीज। वोल्टेज को जितने गुना बढ़ाओगे उतना गुना करंट भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। ओम्स लॉ को फॉलो करो या फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। केस फर्स्ट में कांस्टेंट क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। केस फर्स्ट में आपके पास V है 60 वोल्ट, करंट है 4, ये आ जाएगा 15 ओम। केस सेकंड में आपके पास करंट कैलकुलेट करनी है, V बटे R, V कितना दिया है 127.5 और R कितना है 15 ओम। तो कितना आ जाएगा देख लो जरा प्लीज कैलकुलेट करके। ये आ रहा है 8.5 एम्पियर। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 किलो ओम और करंट कितनी जा रही है 2 मिली एम्पियर। वोल्टेज बताना है, कितना होगा बताओ जरा प्लीज, फटाफट बताओ। V बराबर आई आर, 2 मिली एम्पियर और 2.5 किलो ओम। जब मिली एम्पियर हो करंट और किलो ओम हो रेजिस्टेंस, तो 10⁻³ और 10⁻+3 लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। आंसर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करंट वोल्टेज ग्राफ of the ohmic devices is the form of parabolic curve, bilinear curve, non-linear curve, linear curve। यस, ohmic devices मतलब जो ohms law को फॉलो करती हो वो सारी ohmic devices। ये आपके पास ऐसा कोई ग्राफ शो किया गया है, इसमें मुझे बताओ कि एक आरपी रेजिस्टेंस है, एक आरक्यू रेजिस्टेंस है। आरपी रेजिस्टेंस का ये वाला ग्राफ आता है और आरक्यू रेजिस्टेंस का ये ग्राफ आता है। इसमें बताओ आरपी और आरक्यू में क्या रिलेशन है, ये दोनों बराबर है क्या, या आरपी बड़ा है आरक्यू से, आरपी छोटा है आरक्यू से, या आरपी इक्वल टू आरक्यू डिवाइड बाय 2।
बताओ जरा, सेकंड वाला क्या? चलो देखते हैं। अगर हम वोल्टेज V को माने रेफरेंस और दोनों में करंट मेजर करें, इसमें मान लो IP आ रही है, इसमें IQ आ रही है, वोल्टेज दोनों में सेम मान लेते हैं। RP इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन IP, और RQ क्या होगा, V अपॉन IQ। अगर वोल्टेज सेम मान रहे हो, जिधर करंट ज्यादा होगी उधर रेजिस्टेंस कम होगा। P वाले में करंट जो है वो कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Q वाले में करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। ये हो जाएगा आपके पास। तो अल्टीमेटली RP ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, RQ आ जाएगा। ठीक है, सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन और है, आप देख लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर। किसके ऊपर अप्लाई होगा ये बताओ फटाफट। आरपी इक्वल टू आरक्यू कैसे आएगा, जब स्लोप अलग अलग है तो रेजिस्टेंस इक्वल कैसे आएगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द कंडक्टर, है ना। ठीक है, ठीक है। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस है एमसीक्यू, आप ये करिएगा प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। द करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज गिवन बिलो। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा बताओ, ये बताना है। बता सकते हो क्या? सॉरी, करंट तो इधर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, एरो इधर है, तो ये होगा करंट की डायरेक्शन, प्लस माइनस। फटाफट बताओ करंट कितना होगा। देखो जरा प्लीज, एक बात समझिएगा, करंट यहां से एंटर कर रही है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट ना। लूप लगाओगे, लूप लगाओ तो जरा। 9 -4 -2 k I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 9 - 4/2k, 5/2k इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। बस यही तो करना है, उसे घबराने की जरूरत क्या है, वोल्टेज तो दे ही रखा है, प्लस माइनस साइन पता करना था, जिधर से करंट एंटर कर रही है उधर प्लस साइन है। ए विल बी द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन अपने आप करिएगा, आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप 8 क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसमें रह गया, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, ट्रू फॉल्स करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, अच्छे से रिवाइज करिएगा इसको। और अभी आप बोलो तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं या फिर कल करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे अब हैंड रेज का ऑप्शन जो है मैं ऑन कर देता हूं, तो फिर आप जो है वॉइस चैट के थ्रू जो है कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, चेसिस के बारे में ना, चेसिस देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे ना, आपने कभी कोई मेटल की सीट देखी होगी, उस मेटल की सीट के ऊपर जिसके ऊपर अपन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एडजस्ट करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक मेटल सीट को हम चेसिस बोलते हैं, है ना। और चेसिस ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि उस कंपोनेंट का वोल्टेज हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर करें, तो उस मेटल सीट के सारे पॉइंट को हम जो मतलब जितने भी हमारे पास मेटल पार्ट है
उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम चेसिस ग्राउंड बोलते हैं। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखोगे किसी भी मेटल की सीट पे ही तो रखोगे, या तो मेटल की सीट पे रखोगे या नॉन मेटल की सीट पे रखोगे। अगर मेटल की सीट पे रखते हो तो उसको चेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ अभी भेज देते हैं, है ना, मोबाइल में ही ओपन होगी, ठीक है, अभी भेज देते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं कोई कॉन्फिडेंस नहीं शो कर सकता कि जो है आप जो ये पढ़ लोगे ना सारे क्वेश्चन एज इट इज जो है आपको मिलेंगे एग्जाम में। डेटा में भी चेंज, तो इसका मतलब ये है कि 100% रिजल्ट देना हमारे पास जो है उसके लिए तो टारगेट करके ही बैठे हैं। आप अच्छे से पढ़ लेते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइव में नहीं आ पा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी टारगेट आपको दे रहे हैं उसको कंप्लीट करो, और जो टारगेट होना था वो हो गया, अभी लाइव पे फोकस करो। आपको लाइव कंपलसरी है, ये जो हम करवा रहे हैं लाइव के रिकॉर्डेड पार्ट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड पार्ट लाइव में ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन रिकॉर्डेड पार्ट देख रहे हो तो भी आप जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड में आंसर देना नहीं है सर को तो हम जो है कोई आंसर नहीं दे फटाफट आगे बढ़ा दे, ऐसा मत करो। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखो, और 100% रिजल्ट आपका रहेगा अगर आप जो है इसी वे से चलोगे। इससे ज्यादा मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच। और जो स्टूडेंट्स जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो एप्लीकेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और लाइव क्लासेस का एक केवीएस का अलग से ग्रुप है, कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी एक अलग केवीएस का ग्रुप है या कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों पे अभी कूपन कोड अप्लाई होगा जिससे कि आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।